हैं आज की प्राचीन भारत के सिक्कों के बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा। सभी को एक बार सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राधे राधे, राम राम सा। ठीक है, पंकज सिंह जी चलें। अब देखिए, जो कल अब तक मैंने जो रिवाइज कराया था उसके बारे में हम थोड़ा पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें पहुंचना है। देखिए, तो मैंने बताया था प्राचीन भारत के सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप ध्यान रखें सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बता रखा है। तो सिक्कों का अध्ययन या सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रालेख, जिसे इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। प्राचीन भारत की अधिकांश मुद्राएं किसकी बनी होती थीं, तो ये आप ध्यान रखें धातुओं की बनी होती थी। नथन सिंह जी गुड आफ्टरनून। किसकी बनी होती थी, धातुओं की बनी होती थी। भारत का सबसे प्राचीन संज्ञा क्या था, पंचमार्क था, जो मैंने आपको बताया था। कौन सा सिक्का था, पंचमार्क सिक्का था। तो कौन सा सिक्का हो गया, पंचमार्क। अब मैंने आपको बताया था इस पंचमार्क सिक्कों को एक नया नाम दिया, आहत सिक्का। क्या नाम दिया, आहत सिक्का नाम दिया। और ये नाम देने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसेप था। क्या था ये, जेम्स प्रिंसेप ने 1835 ईस्वी में इसे आहत सिक्का कहा, क्योंकि इस पे कोई लेख नहीं होता था। इन सिक्कों पे कोई लेख नहीं होता था। इन पर 5 आकृतियां हुआ करती थी। ठीक है, विशेष करके फूल पत्ती पशु पक्षियों वाली आकृतियां हुआ करती थी ब्रजेश जी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, उन्हें आज सिक्के कहते हैं, जिन्हें भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कहलाता है। और इन्हें जेम्स प्रिंसेप ने ये नाम दिया था, जो कहते मौर्य काल में भी चर्चित हुए। अब सर्वाधिक सिक्के शासकों ने जारी किए। ये क्वेश्चन आता है आपका कि सर्वाधिक सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए। अब आपको ये प्रश्न आ जाए किस वंश के शासकों ने जारी किए, तो आपको ध्यान रखना मेरे मित्रों इसका आंसर क्या होगा। तो सर्वाधिक सिक्के शासकों ने जारी किए वह मौर्य वंश के राजा थे। कौन से थे वो, मौर्य वंश के राजा। तो मौर्य वंश के शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे, जो आपका, ठीक है, मैं एक बार और आपको बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सीधे सीधे प्रश्न होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इनमें समझाऊंगा, समझाने की चीज आपको आगे आने वाली है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में इंडो ग्रीक वंश के राजाओं ने, ठीक है, और विशेष करके कौन सा राजा था, वो मेनांडर राजा था। तो मेरे मित्रों ये ध्यान रखना, आपका एक ऑब्जेक्ट टाइप पेपर होगा, जब मैं मौर्य वंश या कोई भी राजवंश के क्वेश्चन कराऊंगा उनमें ये क्वेश्चन उसी में डाल दूंगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। तनु जी, नीतू सिंह, नीलम सोगरवाल जी, शिशु पेंगौर जी, ध्यान रखना मौर्य वंश के, तो आपको विशेष करके जानवे। त्यागे जी नमस्ते, राधे राधे। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के। सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो किन शासकों ने चलाए थे, कुषाण वंश के शासकों ने चलाए थे। किस वंश के, कुषाण वंश के शासक। और वह कौन था, बिम्बकर्णफिशस था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वह कौन सा राजा था, बिम्बकर्णफिशस था, जिसने भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। लेकिन सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक वंश के राजा मेनांडर ने चलाए थे। इतना हम जानते हैं। आगे बात करते हैं, सोनू फौजदार जी आगे बात करते हैं सर्वाधिक सोने के सिक्के। अब सर्वाधिक की बात की जा रही है यहाँ। सब सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, देखो सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक वंश के राजाओं ने चलाया, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश के राजाओं ने चलाया। लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले राजा गुप्त वंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे, गुप्त वंश के राजा थे, ये आप ध्यान रखना। फिर है सर्वाधिक चांदी का सिक्का। सर्वाधिक चांदी के सिक्के किसने जारी किए, तो शक क्षत्रप वंश के राजाओं ने, जिन्हें शक वंश के राजा कहते हैं। शक क्षत्रप ने, रुद्रदामन प्रथम इसी वंश का राजा था,
तो चांदी के सिक्के सर्वाधिक इन्होंने जारी किए थे, और सर्वाधिक शीशे के सिक्के, ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है। एक सोने का सिक्का पूछा जाता है और एक सर्वाधिक शीशे के सिक्के पूछे जाते हैं। तो शीशे से याद कर लेना। पूजा सिंह जी नमस्ते, सुषमा जी नमस्ते, तनु जी, ठीक है। तो ध्यान रखना शीशे से सातही सातवां वंश के शासकों ने, ये ट्रिक याद रखना, शीशे सा और सा से ही सात। तो सातवां वंश के राजा, और इसमें सात गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। एक बार सुने, मैंने अभी आपको जो बताया था वह ये आपको सामान्य जानकारी बताई थी। नंबर 1, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। प्राचीन भारत का सिक्का धातुओं के बने होते थे। भारत का सबसे प्राचीन सिक्का पंचमार्क को कहा जाता है, जिससे जेम्स प्रसेम ने आज सिक्का कहा, जिस पर कोई लेख नहीं होता था, जिन पर विशेष करके 5 आकृतियां पाई जाती थीं। सर्वाधिक सिक्के मौर्य वंश के राजाओं ने जारी किए, लेकिन भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक वंश के राजा मेनन ने चलाया था। और भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश के राजा बिम्बकर्णफिशस ने चलाया था। किसने चलाया? बिम्बकर्णफिशस ने चलाया। फिर है सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के राजाओं ने चलाए। फिर आ जाता है सर्वाधिक चांदी के सिक्के शक वंश के राजाओं ने चलाए, और सर्वाधिक शीशे के सिक्के सातवां वंश के राजाओं ने चलाए। तो आप एक तो शीशे के सिक्के पर ध्यान देना, और एक आपका आंसर देना है सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया, और भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा था, भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा था। और एक बात आपको विशेष करके ध्यान रखनी है, इन 3 क्वेश्चनों पे आप ध्यान रखें। और इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हमने आपको कराया, तो ये सामान्य परिचय था, ये आपको याद होना चाहिए। इसके आप स्क्रीन ले सकते हैं, स्क्रीन फोटो ले सकते हैं, और आगे हम बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, ये तो मैंने बताया। अब आपको यहाँ से जो आपका जो टॉपिक चलने वाला है, अब मैं सैंधव कालीन थोड़ा सा मैंने समझा दिया था, उस दिन मैंने जल्दी कर दिया था समय के अभाव में, लेकिन फिर दोबारा आपको सैंधव कालीन से लेकर के गुप्त कालीन तक के सिक्के बताए जाएंगे, और एक सिक्का आएगा। रीट वाले विद्यार्थी हों, एक सिक्का पेपर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारी 10वीं की किताब में इनके चित्र बने हुए मैंने आपको बताया था, इसलिए विशेष करके ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सैंधव कालीन सिक्का। अब सीधा प्रश्न आएगा। ठीक है, सैंधव कालीन सिक्के ध्यान से सुने, आपको फायदा ये, एक बार रिवाइज के रूप में आपको पूरा टॉपिक मिल रहा है। सीधा प्रश्न पूछेगा, सैंधव कालीन सिक्के क्या कहलाते थे? तो सैंधव कालीन सिक्के सैलखड़ी की मोहरें कहलाती थी। दूसरी बात, अब इन मोहरों की विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि ये वस्तु विनिमय का साधन नहीं थे, वस्तु विनिमय का साधन नहीं थे, ये आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। अब इनका मुख्य कार्य क्या था? इनका मुख्य कार्य था ठप्पा लगाना। ठीक है, पार्सल जैसे कोई वस्तु जाती थी, उन पार्सलों पर ठप्पा लगाना था। इसलिए कहते हैं कि प्राचीन काल के जितने भी सिक्के थे उनको आहत सिक्का, इसलिए जेम्स प्रथम ने सभी को आहत सिक्का ही नाम दिया है। लेकिन सैलखड़ी के सिक्के आते जिन पर भी कुछ न कुछ चित्र बना हुआ करते थे, जैसे आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन ये मैंने थोड़ी इमेज बनाई है आपके कौन से काल की हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। ये सिक्का नहीं था, सिक्का नहीं था, ये केवल कहते मोहरें थी। मोहर का मतलब यहाँ प्रतीक के रूप में होता है, बस इससे जानकारी मिलती थी कौन मोहर का, कौन सैंधव कालीन वस्तु है, कौन सैंधव कालीन नहीं है। तो आपको विशेष करके केवल इतना ध्यान देना है मेरे मित्रों। तो इस प्रकार इसका मुख्य कार्य ठप्पा लगाना था। क्या लगाना था? केवल ठप्पा लगाना था, ये ध्यान रखना, जो पार्सल की वस्तुएं जाती थी। और इस प्रकार इन पर विशेष करके ये चित्र बने हुआ करते थे। और कहते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत मोहरें हैं। मोहरों को सीलवी कहा जाता था, ध्यान रखना। ठीक है, या मुद्रा की दृष्टि से भी इनको
तो विशेष करके सैंधव कालीन जो सिक्का था वो मोहरों के नाम से, और कुछ इतिहासकारों ने इसे सील भी कहा है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की संस्कृति के बारे में, सिंधु सभ्यता की कला संस्कृति के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, और आपको ऑप्शन में इनमें से कोई एक मोहर या सील मिलेगी तो आपको मोहरें करनी है। एक बात ध्यान रखना मेरे मित्रों, विशेष करके आगे बात करते हैं। फिर है सैंधव कालीन सभ्यता, मोहरों का निर्माण किससे होता था। अब यह है कि सैंधव के समय जो मोहरों का निर्माण था वो सर्वाधिक किनका होता था। यहाँ बात क्या कर रहे हैं, सर्वाधिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सर्वाधिक की बात कर रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता के समय सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी होती थी, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको आंसर क्या करना है, सैलखड़ी। तो किनकी, सैलखड़ी की बनी होती थी। अब सैलखड़ी क्या होता था, मुलायम पत्थर हुआ करता था। क्या था, मुलायम पत्थर हुआ करता था। एक बात जिसे इतिहासकारों ने पोटीन भी कहा है, जिसे इतिहासकारों ने स्टेटाइट भी कहा है, पोटीन स्टेटाइट भी कहा है। इन सैलखड़ियों को मुलायम पत्थर हुआ करता था। दूसरी बात, अब सैलखड़ी के अलावा तो किन किन के बने होते थे, एक तो सैलखड़ी के बने होते थे, एक बात। दूसरा ये कैल्साइट के भी बने होते थे। सर्वाधिक तो किसके थे, सर्वाधिक तो सैलखड़ी के हो गए, लेकिन इसके अलावा कैल्साइट के और चांदी के भी अन्य धातुएं लोहे को छोड़ करके अन्य धातुओं के भी सिक्के हुआ करते थे। तो बस आप ध्यान रखना, लोहे के मोहरें नहीं थी, बाकी सबकी इसमें लगभग थी। और यही प्रश्न अभी आपको जो फर्स्ट ईयर लेक्चर में जीके के साथ सब्जेक्ट वाले पार्ट में एक क्वेश्चन आया था, सिंधु सभ्यता की मोहरें सिंधु सभ्यता की मोहरें किस धातु की नहीं बनी, किसकी नहीं बनी होती थी, किसकी नहीं बनी होती थी। ऑप्शन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो मेरे मित्रों आपको मालूम पड़ गया तो किसकी हो गई, लोहे की। इसलिए आप ध्यान रखना ये लोहे की, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोह धातु से परिचित नहीं थे। आप जानते हैं सिंधु सभ्यता के लोग लोह धातु से परिचित नहीं थे, इसलिए आंसर सीधा सीधा हो गया लोहा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। और आपका ये टेट वाला पेपर में क्या पूछा था, ये क्वेश्चन आया था कि सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी का सर्वाधिक स्रोत क्या है, तो आपको उसका आंसर मोहर था। इस प्रकार ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा। अब आगे क्वेश्चन पूछेगा सैंधव कालीन सर्वाधिक मोहरों का आकार कैसा था। सर्वाधिक की बात कर रहे हैं यहाँ, जैसे सर्वाधिक किसकी बनी होती थी, सैलखड़ी की, बाकी औरों की भी बनी होती थी, इतना हम जानते हैं। अब बात करते हैं सैंधव सर्वाधिक मोहरों का आकार कैसा था। तो सैंधव सभ्यता की जितनी मोहरें थी, सीलें थी, जिनका कार्य केवल वस्तुओं पर पहचान के लिए ठप्पा लगाना था, वस्तु विनिमय का साधन नहीं था। अब आकार था, तो सर्वाधिक आकार कैसा था, तो आपको ध्यान रखना है, आपको पेपर में ऐसे आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, बेलनाकार, ठीक है, बटनाकार, ऐसी क्वेश्चन मिलेंगे। सावधान सचेत रहना है। तो सैंधव कालीन जो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक मोहरों का आकार वर्गाकार था। यदि वर्गाकार ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपको आंसर करना है चौकोर। दोनों मिल जाता है, यदि दोनों मिल गया ऑप्शन में तो फिर क्या करेंगे, तो आपको वर्गाकार ही करना है। तो क्या करना है, वर्गाकार ही करना है। नीतू सिंह जी चौकोर बहुत बढ़िया, वर्गाकार करना है। बबीता जी वर्गाकार करना है। तो इनका मुख्य आकार वर्गाकार था। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जैसे अभी पूछा है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा था कि सैंधव कालीन मोहरें किसकी नहीं बनी होती थी, ऐसे ये पूछ लिया तो कौन सा आकार नहीं था, तो आपको लगभग जो मैं आकार बता रहा हूं वह आकार ध्यान रखना है। तो सैंधव कालीन का जो आकार, सैंधव की वस्तुएं सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता की मोहरों पर जिनका चित्र अर्थात यहाँ के व्यक्ति जो मोहर बनाते थे वो किन किन का आकार के बनाते थे, वर्गाकार बनाते थे, चौकोर बनाते थे और आयताकार बनाते थे।
त्रिकोणाकार बनाते थे। ये आप ध्यान रखना। अब लेकिन सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह बटन के आकार की मोहर नहीं बनाते थे। क्या नहीं बनाते थे? बटन के आकार की। ऑप्शन ये पूछेगा, जैसे ये वर्गाकार, आयताकार, त्रिकोणाकार, और ऑप्शन में डालिए बटनाकार। तो बटनाकार मोहर सिंधु सभ्यता के लोग नहीं बनाते थे, लेकिन सिंधु, ठीक है दिलीप जी, हाँ जी, चौकोर जी, तो मैं आपको एक एक क्लियर देके जा रहा हूं क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अब तक तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा घुमा दिया, जैसे यहां घुमा लिया, ठीक है, ऐसे आपको यहां घुमा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता के लोगों की मोहरें वर्गाकार हुआ करती थी, चौकोर हुआ करती थी, आयताकार हुआ करती थी, त्रिकोणाकार होती थी, लेकिन बटन के आकार की मोहर नहीं होती थी और ना ही बेलनाकार मोहर होती थी। लेकिन खुदाई में ये दोनों मिली हैं हमारे यहां से। इसका मतलब है ये विदेशी थी, हमारे व्यक्ति नहीं बनाते थे। तो बटनाकार, बेलनाकार जो फारस की मोहर थी, ईरान की मोहर, ईरान के व्यक्ति इसे बनाते थे, और बेलनाकार मोहर मेसोपोटामिया की मोहर थी, मेसोपोटामिया की मोहर थी, अर्थात इराक के आसपास का क्षेत्र है। तो फारस की मोहर मिली है और मेसोपोटामिया। अब बटनाकार जो मोहर मिली है वह कहां से मिली है? अब आपको ध्यान रखना, ये लोथल से मिली है, और जो बेलनाकार मोहर मिली है वो काले बंगा से मिली है, खुदाई में मिली है। इसका मतलब है कोई व्यक्ति व्यापार की दृष्टि से आया होगा या कोई व्यक्ति गया होगा वहां से मोहर लाया होगा, लेकिन ये मोहर हमारे भारत की नहीं थी। यहाँ खुदाई में तो आपको बटन के आकार की मोहर, फारस की मोहर मिली थी, पर्सिया की मोहर मिली थी, इन्हें पर्सिया भी कहते हैं, ठीक है, पर्सिया की मोहर, पर्सिया की मोहर भी कहते हैं। जो लोथल से मिले इसे पर्सिया की मोहर भी कहते हैं, और इसे पर्सियन, आपको पर्सियन मोहर कहते हैं। इतना ध्यान रखना, अंतर है दोनों में, पर्सिया पर्सियन, पर्सियन इराक, पर्सिया ये हो गया लोथल। तो इस प्रकार कालीबंगा से पर्सियन, पार्थियन, जो पार्थियन कहते हैं, पार्थियन या पर्सियन, पार्थियन भी शब्द दिया गया है, पूरा शब्द है आपका, लिख दूं मैं आपको, पार्थियन मोहर, ठीक है। ये पार्थियन किसके लिए आया? मेसोपोटामिया के लिए। पर्सिया, फारस किसके लिए आया है? ये ईरान के लिए आया है, जो बटनाकार मोहर थी। तो आपको ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार थी। ऑप्शन में यदि वर्गाकार ना हो तो चौकोर, और ये सब मिलती थी, लेकिन सर्वाधिक वर्गाकार बटन के आकार की मोहर तो मिली है, लेकिन वो हमारे यहाँ की अंजू अवस्थी। कितना हो गया सर जी? कुछ नहीं, आपको रिवाइज बता दूंगा, आज इसी में आपको देखना है। तो ये मैंने आपको बताया। और इस प्रकार आगे देखो, यदि सैंधव कालीन के बारे में पूछेगा तो कहते हैं सबसे प्रसिद्ध मोहर पूछेगा कि सैंधव कालीन की सबसे प्रसिद्ध मोहर कौन थी? आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा साफ, तो मैं आपको बता दूं, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहर कौन सी है। ये मैंने आपको 10th क्लास में से ये लाइन उठाई है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक प्रसिद्ध पूछेगा, क्या पूछेगा? प्रसिद्ध पूछेगा। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहर कौन सी है? तो वह मेसोपोटामिया से मिली हुई पाशुपति अंकित मोहर है। पाशुपति अंकित एक मोहर मिली है जिसपे पाशुपति अंकित का चित्र है, जिसे आदि शिव भी कहा गया है, ठीक है। पाशुपति अंकित चित्र है, बीचा बीच में आपको यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो, ये पाशुपति का है। यहाँ आपको 4 पशु दाएं और बाईं ओर हैं। तो ये 4 पशु आपको ध्यान रखने हैं, ये दाईं ओर हैं, तो दाईं ओर कौन से हैं और बाईं ओर कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये बाईं ओर है, ठीक है, ये दाईं ओर, ये बाईं ओर। और दाईं ओर कौन से हैं? तो एक, दूसरा पशु, ये तीसरा पशु, ये चौथा पशु, ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, आपको ये, मेरे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें कौन है? इसमें थोड़ा उल्टा हो गया, ध्यान रखना, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर, आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ हाथी दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन हम जब लिखेंगे तो ये उल्टा हो गया है। तो विशेष करके जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो दाईं ओर कौन कौन से थे? दाईं ओर एक था आपका हाथी था, ठीक है, जो इधर दिखाई दे रहा है, और एक शेर था। तो दाईं ओर आपके हाथी और शेर, बाईं ओर भैंसा और गैड़ा, एक गैड़ा था और एक भैंसा था, ये आपको ध्यान रखने। लेकिन मुख्यतः कितने पशुओं का अंकन है, कितने जानवरों का अंकन है, ये आ जाए 4, 3, 2, 6, 7, 8,
ऐसे ऑप्शन 2, 4, 6, 8। यदि क्वेश्चन आ जाए पाशुपति अंकित मोहर पर कुल कितने पशुओं का अंकन है, 2, 4, 6, 8, तो क्या आंसर होगा बताएगा कोई? बताइए पाशुपति अंकित मोहर पर कुल कितनी पशुओं का अंकन है, बताइए। पुष्पवती, रमेश वर्मा जी गुड आफ्टरनून, अंजू जी, नीतू सिंह जी, रमेश जी, हाँ गेड़ा भैंसा, बहुत बढ़िया, ठीक है, गेड़ा और भैंसा है, इधर हाथी और शेर है। अब मैं पूछ रहा हूं कुल पशुओं का अंकन पूछे, कुल जानवरों का अंकन पूछे कि पाशुपति अंकित पर कुल कितने पशुओं का अंकन है, बताइए। ऑप्शन में 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, बताइए आंसर क्या है, बताइए फटाफट। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन आया है पाशुपति अंकित मोहर पर कुल कितने पशुओं का अंकन है। 5 सेकंड दे रहा हूं। 4, सुषमा सैनी जी 4 दिया, नीतू सिंह ने 4, 6 दिया, बबीता जी ने 4 दिया, संतोष जी ने 4 दिया, नीलम जी ने 6 दिया, सुषमा सैनी ने 4 दिया, रमेश जी ने 4 दिया, पंकज सिंह ने 4 दिया, सपना फौजदार ने 4 दिया, विजय फौजदार, सरिता, तनु, नीतू, सरिता, सोनू, नीलम सोगरवाल जी ने 6 दिया, कृष्णा जी और पुष्पन जी इन्होंने 4 दिया। कितने? तनु के 2 हैं, भी हैं, 2 हिरन भी हैं, बहुत बढ़िया तनु जी, यही आंसर है। तो 4 तो आपको दिखाई दे रहे हैं और 2 और हो गए, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो 4 तो मैंने आपको बता दिए, 2 हिरन हो रहे हैं, 2 हिरन हो रहे हैं और इस प्रकार संख्या हो गई 6। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आ जाए पाशुपति अंकित पर कुल कितने जानवरों का, कुल कितने पशुओं का अंकन है, तो आपको 6 करना है। नमित जी, हाँ जी गुर्जर साहब, ठीक है, आपने सही बताया, 6 करना है। अब कैसे? एक हाथी की संख्या 1 है, शेर की संख्या 1 है, गैड़ा की संख्या 1 है, भैंसा की संख्या 1 है, 4 तो ये हो गए। लेकिन जब पाशुपति अंकित के आसन में निचली ओर, आसन का मतलब नीचे जो बैठा हुआ है, नीचे की ओर, और कहते हैं 2 हिरन खड़े हुए हैं, खड़े हुए 2 हिरन हैं, ठीक है, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार 2 ये हो गए और 4 ये हो गए, और इस प्रकार कहते हैं हिरणों की संख्या पूछ रहे कितनी है। पाशुपति अंकित मोहर में हिरणों की संख्या 2 है, शेर की 1 है, हाथी की 1 है, गैड़ा की 1 है, भैंसा की 1 है। अब एग्जामिनर लाएगा तो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे रोतेश जी, ठीक है। 6 ज्योति मेहर जी गुड इवनिंग सर, ठीक है, आपको भी गुड इवनिंग। मैं आपको दोबारा बता दूं, आपको ऑनलाइन ही क्लास देखनी पड़ेगी, आपको शायद यूट्यूब पे आपकी ऑनलाइन ही देखनी पड़ेगी और आपके चैनल पे नहीं मिल पाए, इसलिए आपको कुछ समय के लिए, इसलिए आपको नियमित देखना है तो आपको ऐप पे आना होगा और यूट्यूब आपको देनी होगी। आप अपने अपने मित्रों को कह दें, नरेंद्र जी राम राम साहब, ठीक है, तो आप अपने अपने मित्रों को कह दें आपको 1 बजे अब तो जागना पड़ेगा, क्योंकि क्लास आपको यहीं मिलेगी। साथ साथ रफ कॉफी फटाफट लिखते जाएं, फिर कुछ समय बाद यदि आपको पूर्णतः दोबारा चाहिए तो ऐप पे जाना पड़ेगा और ऐप पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी डायरेक्ट यूट्यूब, ठीक है, अपने चैनल पे नहीं मिलेगी, चैनल पे काफ़ी समय बाद ये डाउनलोड की जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन हुए इस प्रकार, हमने सैंदवकालीन सभ्यताओं के बारे में, मोहरों के बारे में हमने कुछ पढ़ा। अब इसके बाद अभी और है, अब क्वेश्चन आ जाता है सैंदवकालीन सर्वाधिक उत्कृष्ट मोहर। देखो सबसे प्रसिद्ध मोहर हो गई, ध्यान रखना प्रसिद्ध मोहर पूछे पाशुपति अंकित मोहर, ठीक है। शैलेंद्र सिंह जी ध्यान से सुन रहे हैं, नमित जी, नत्थन सिंह जी, नीतू जी, रोतेश जी, नीतू सिंह जी, तनु जी, नीलम जी, दिलीप जी, आप ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूं सबसे प्रसिद्ध मोहर तो हो गई आपको पाशुपति अंकित मोहर, ठीक है। लेकिन यदि पूछें सब सर्वाधिक उत्कृष्ट मोहर पूछी जाए, सर्वाधिक उत्कृष्ट मोहर पूछी जाए, तब आपको क्या करना है? एक सरंगी बैल वाली मोहर, वृषभ वाली मोहर, ये ध्यान रखना। उत्कृष्ट मोहर, क्योंकि एक आपको जैसे बताएं, ऊपर आपको दे रखा है इसका चित्र, एक सरंगी यहां आपको दिखाई नहीं देगी, ये वाली बात कर रहा हूं, ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूं, ये वाला एक सरंगी बैल है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को।
तो ऐसी सबसे सर्वाधिक उत्कृष्ट मोहर कौन सी है? एक सरंगी बैल। लेकिन प्रसिद्ध मोहर पूछी जाए तो पाशुपति अंकित। रमेश वर्मा जी, सर सीमेंट पे काम ध्यान दो। सीमेंट कमेंट पे, हाँ सीमेंट लिख दिया आपने, कमेंट पे ध्यान दें। तो कमेंट में आपको देख रहा हूँ जो चीज आप पूछ रहे हो वो सब आने वाली हैं, ठीक है। हिरण, हाँ 2 हिरण में सब बता दिया आपको, नीचे में है। अब देखो आगे, तो सर्वाधिक उत्कृष्ट मोहर है एक सरंगी बैल, सर्वाधिक हमें ध्यान देना आपके थ्योरी पे, ठीक है। कमेंट आपको स्पेशल होगी वो आपको बता दी जाएगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, जब भी हम अपने चैनलों पे अपने ऐप पे डाउनलोड करें तो वहां आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो कमेंट में, ठीक है। यहाँ पढ़ाई करें, कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पूछना है, वहां मैं शाम को इस वीडियो के कमेंटों को पढ़ता हूँ, ठीक है, और वहां आपको आंसर देता हूं। अब देखिए आगे, तो सर्वाधिक उत्कृष्ट मोहर एक सरंगी बैल की है। अब ये सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई? सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं? अब आपको 4 स्थान देगा रमेश जी, कितने देगा? 4 स्थान देगा। और आपको आंसर करना है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत पाकिस्तान, यहां से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। लेकिन सर्वाधिक अलंकृत और लिखी हुई मोहरें आ जाएं तो आपको हड़प्पा करना है, जो सिंध कहते हैं। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत सिंधु नदी के किनारे है, और ये पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से है। और इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक अलंकृत लिखी हुई मोहरें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। लेकिन सर्वाधिक मोहरें की बात पूछे तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ठीक है। एक बात आपको स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको समय देते जाऊंगा, ठीक है। अभी नाव की आकृति की मोहरें 3 जगह से मिली हैं। एक तो मोहनजोदड़ो से, ये तो रटने वाले टॉपिक है, इनमें समझाना कुछ नहीं है। एक है आपका लोथल से, और आपके कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से, कालीबंगा से मिला है। ये 3 ध्यान रखना, नाव की अंकित वाली मोहरें, ठीक है। तो नाव की अंकित वाली जो मोहरें मिली हैं वह मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। इसमें ऐसी कोई समझने वाली चीज नहीं है, तो आपको ये सीधे सीधे याद करने हैं। अब देखिए, बटन के आकार की मोहर अभी बताई थी, बटन के आकार की मोहर कहां से मिली है? लोथल से मिली है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पर्सिया या फारस की मोहर या ईरान की मोहर, ठीक है, यहां से मिली है। और बेलनाकार मोहर कहां से मिली है? आपको कालीबंगा से मिली है, जिन्हें पार्थियन मोहर भी कहते हैं। पार्थियन लिख लेना, पार्थियन मोहर भी कहते हैं, जिन्हें मेसोपोटामिया की मोहर भी कहते हैं। दजला फरात पे जो है टिग्रिस यूफ्रेटिस नदियों के किनारे बसी हुई है। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। तो ये आपके क्वेश्चन हुए किसके? सैंधव कालीन के। यदि आपको पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों पे। अब मैं आपको एक बार, ठीक है, एक बार आपको इसकी स्कैन ले सकते हैं, फटाफट ले लें, ठीक है। फिर हम लोथल, लोथल तेज सिंह जी, दिलीप जी, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो आपको ध्यान रखना इस प्रकार इसका आपका स्कैन फोटो हुआ। अब बात करते हैं आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। अब देखिए पीछे, और आप स्कैन ले सकते हैं इसका। ये मैंने आपको इतना, पहले आप इतना ले लें, इसके बाद यहां से आप स्कैन ले सकते हैं, ठीक है, लेते जाओ साथ साथ। इसके बाद यहां से आप ले सकते हैं। तो ऐसे करके ये हुआ आपका एक पार्ट हुआ। अब बात करते हैं आगे की ओर, वैदिक कालीन वस्तु विनिमय का साधन। अब वैदिक काल में क्या था, ठीक है। अब मेरे मित्रों तेज सिंह जी,
अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है। अब तो बात होगी सिंधु सभ्यता के समय की, एक एक काल हम बढ़ रहे हैं, अब है वैदिक कालीन वस्तुएं हैं। अब क्वेश्चन आपको आ जाए, वैदिक काल के समय वस्तु विनिमय का साधन क्या था? तो आप जानते हैं वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ था, जब मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। विस्तार से मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप YouTube पे चैनल पे आपका इसका वैदिक काल पढ़ सकते हैं। तो मैं तो केवल ये बता रहा हूँ। तो ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय का साधन क्या था और उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय का साधन क्या था? ये दो प्रश्न आ सकते हैं पंकज सिंह जी, ठीक है। तो सुनो, क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय का साधन क्या था, अर्थात वस्तु किससे आदान प्रदान की जाती थी, और उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय का साधन क्या था, वस्तु किससे आदान प्रदान की जाती थी। अब आपको दो तरह के प्रश्नों, तो ध्यान रखना, गाय, गायों से गोधन, आपको ऑप्शन में गोधन आएगा, अगन्य जिन्हें कहा गया है ना मारने योग्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वस्तुओं गोधन से वस्तुओं आदान प्रदान की जाती थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक निष्क शब्द आया, ये आपको ध्यान रखना है। क्या आया? निष्क आया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कोई सिक्का नहीं था, एक सोने का आभूषण था, सोने का आभूषण। आपने फिल्में देखी होंगी, ठीक है, रामायण जो भी है धार्मिक फिल्में, तो राजा क्या करते थे, अपना हार उतार के देते थे, तो वह निष्क था, ना कि कोई सोने का सिक्का नहीं था, ये सोने का आभूषण था। लेकिन हमारे एक इतिहासकार हुए प्राचीन काल में, गुप्त काल में एक इतिहासकार हैं भास्कराचार्य जी। कौन हुए? भास्कराचार्य जी ने एक गणित की पुस्तक लिखी जिसका नाम था लीलावती। लीलावती में जो गणित की पुस्तक किसकी है, अर्थात ये गणितज्ञ थे, गणित की पुस्तक है। इस लीलावती में निष्क को क्या बताया है? एक सोने का सिक्का बताया है। मात्र ये अपवाद है, ये सोने का सिक्का बताता है, बाकी वैसे विशेषतः ये आभूषण था। लेकिन इस किताब के अनुसार, भास्कराचार्य के अनुसार, निष्क क्या था? एक सोने का सिक्का था। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, एक आभूषण नहीं था। किसके अनुसार? यदि और किसी इतिहासकार के अनुसार पूछे तो सभी के अनुसार तो आभूषण था, लेकिन इस इतिहासकार के माध्यम से पूछे तो आपको सोने का सिक्का बताना है, लीलावती। और आप जानते हैं लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? यहाँ में एक और क्वेश्चन आपको जो पेपर में पूछा जाता है, लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी बता सकता है कोई मित्र? फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था, और करने वाला कौन था? फैजी ने किया था। किसने किया था? फैजी कौन था? अकबर का राज्य वैद्य था। अकबर के राज्य वैद्य ने, शासकीय जो वैद्य था, उसने इस लीलावती पुस्तक का क्या किया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो आप ध्यान रखें, ये आपकी वैदिक कालीन वस्तु विनिमय के साधन थे। बस इतना, आप स्क्रीन फोटो ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऋग्वैदिक काल में वस्तुओं का आदान प्रदान गोधन से हुआ करता था, उत्तर वैदिक काल में निष्क सोने के आभूषण से होता था। लेकिन भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक लीलावती में, जो गणित की एक पुस्तक है, जो भास्कराचार्य गणितज्ञ थे, उन्होंने निष्क को एक क्या बताया है? सोने का क्या बताया है? सोने का सिक्का बताया है। और लीलावती का फारसी में अनुवाद अकबर के राज्य कवि फैजी ने इसका क्या किया है? अनुवाद किया है। इतना ध्यान रखें, ठीक है। अकबर का नवरत्न, बहुत बढ़िया, अकबर का ये अंतिम नवरत्न था। ये भी आपको बता दूं, आपने नीतू सिंह ने बताया अकबर के कितने नवरत्न थे? 9 थे। पहला नवरत्न अकबर का फैजी का छोटा भाई था अबुल फजल, और 8वां जो नवा था वो फैजी था। ये नवा रत्न था, क्रम संख्या भी इनकी नवरत्न, ठीक है। सबसे नवे नंबर का सबसे पीछे नियुक्ति भैया की ज्वाइनिंग भैया मान लो। अबुल फजल इसका छोटा भाई था जो सबसे पहले नवरत्न बना, लेकिन फैजी सबसे पीछे नवरत्न बना। तो ये इस प्रकार ये आपका क्या हो गया? वैदिक कालीन वस्तु विनिमय का
माध्यम हो गया। ठीक है, अंतिम है हिमांशु अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया। नवा अंतिम था, पहला अव्वल फजल था, सबसे प्रसिद्ध बीरबल था, सबसे प्रसिद्ध बीरबल था, पहला अव्वल फजल था और अंतिम, ठीक है, फैजी था, ये ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं मौर्यकालीन सिक्कों पे। अब आपको मौर्यकालीन सिक्का आपको दिखाई दे रहे होंगे, पर्ण सिक्का दिखाई दे रहा होगा, देखिए पर्ण सिक्का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सुशील जी, श्वेता जी, नीतू सिंह, बबीता जी, नीलम जी, हिमांशु जी, ठीक है, दिलीप जी, नीतू सिंह जी, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। अब क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, और ये तो चर्चित काफी रहा है पर्ण। तो पर्ण किस धातु का सिक्का था? पर्ण क्या था? एक चांदी का सिक्का था। किसका था ये? चांदी का सिक्का था। और ये मौर्य काल में वस्तु विनिमय का साधन था। वस्तु आ जाए, मौर्य काल में वस्तु विनिमय का साधन कौन सा सिक्का था? पर्ण। पर्ण किस धातु का था? चांदी का। पर्ण का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। इतना ध्यान रखना है। एक बात और, मैंने आपको बताया था मौर्य काल के राजाओं ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। मौर्य वंश के शासकों ने क्या किए थे? सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। ये भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। तो इस प्रकार इनमें एक पर्ण था, और कहते हैं, और इन पढ़ों पे आहत सिक्कों की तरह, आहत सिक्कों की तरह इन पे कहते चित्र बना करते थे, और विशेष करके वेदिका अर्थात हवन कुंड के चारों ओर फूल पत्तियों के चित्र बना करते थे। उनका संबंध मौर्य काल से है। ठीक है मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। पर्ण हो गया। दूसरा सिक्का इस मौर्य काल का क्या था? मासक था। तो क्या था? मासक सिक्का था। और मासक किस धातु का सिक्का था? तो मासक किस धातु का सिक्का था? तांबे का सिक्का था। ठीक है, बस दो चीज याद रखनी है, ये मासक सिक्का है, और ये आपका जो दो सिक्के हैं आपको पर्ण और मासक, ये मौर्यकालीन सिक्के हैं। तो आप यहाँ इसका इमेज ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इनके इमेज ले सकते हो। पर्ण एक चांदी का सिक्का है, और ये मासक एक तांबे का सिक्का है। वस्तु विनिमय का साधन पर्ण था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने 1000 पर्ण में एक शिकारी से खरीदा था, वो यही है। आगे बात करते हैं मौर्योत्तरकालीन सिक्के। मौर्य काल के बाद सिक्कों का क्या हुआ? और मौर्यकालीन सिक्के में आपको पल, देखो पर्ण अलग है और पर्ण। अब ये पल था, वो सोने का सिक्का था, ध्यान रखना। किसका था? सोने का सिक्का। आपको दिखाई दे रहे होंगे अनेक, मैंने आपको पल यहाँ पे, ये सब पल हैं। ठीक है, पल एक सोने का सिक्का था। तो किसका था? एक पल एक सोने का सिक्का था, और कहते हैं ये भारत का पहला सोने का सिक्का। तो भारत का पहला सोने का सिक्का था। भारत का पहला सोने का सिक्का क्या है? पल है। अब ये पल किसने चलाया था? इनका संबंध किस राजवंश से है? तो मैं आपको बताया कि सबसे पहले इंडो ग्रीक, जिन्हें हिंदू यूनानी भी कहते हैं, यवन भी कहते हैं, और वो राजा कौन था? मेनांडर। अब आपको ध्यान से सुनना, ये बात ध्यान से सुनना है। आपको मैं 10th क्लास की लाइनें बताने जा रहा हूं, इन दोनों मेनांडर की बात बताने जा रहा हूं। देखो मेनांडर का जो सिक्का है, जिसे कहते हैं पल कहा गया है, तो मेनांडर ने भारत में सबसे पहले लेख वाले सिक्के जारी किए। एक बात क्या है? लेख वाले सिक्के जारी किए। ये आपको विशेष करके बात ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बात। दूसरा है, ठीक है, बस इतना ही है। अब आ जाओ दीनार। तो मौर्य काल में एक दीनार सिक्का था। अब दीनार सिक्का क्या था? ये भी शुद्ध सोने का सिक्का था। वो सोने का सिक्का, और ये शुद्ध सोने का सिक्का। बस इतना ध्यान रखना, धातु पूछेगा, सीधा क्वेश्चन धातु पूछी जाती है। तो दीनार किस धातु का सिक्का था? शुद्ध सोने का सिक्का था, जो आज भी सऊदी अरब की, भारत की, विश्व की सबसे महंगी मुद्रा कही जाती है। सऊदी अरब की शायद मुझे लगता है।
ठीक है। तो शुद्ध सोने का सिक्का था। और दीनार का संबंध किस वंश से है, और दीनार किसने चलाया था, कुषाण वंश के राजाओं ने चलाया। और कुषाण वंश के राजा कौन थे, बिम कणफिसस। ये भी शुद्ध सोने का सिक्का है। अब बिम कणफिसस ने दीनार सिक्का चला दिया और कहते हैं इसने व्यापक मात्रा में और सिक्कों का प्रयोग व्यापार हित में भी कर दिया। तो व्यापार हित में और व्यापक कहते हैं मात्रा में और व्यापार के वस्तु विनिमय में सिक्कों का प्रयोग करने वाला पहला राजा कौन माना जाता है, बिम कणफिसस माना जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है एक बात। दूसरा, इसके बाद राजा हुआ कनिष्क। अब कनिष्क की ध्यान रखना, जो मैं 10th क्लास की किताबें बता रहा हूं। कनिष्क ने महास्थान से एक सोने की मोहर अर्थात दीनार मिला, सिक्का मिला है, जिस पे कनिष्क खड़े हुए मूर्ति है, खड़े हुए, ठीक है, खड़ा हुआ है, इस पे इसकी मूर्ति बनी हुई है। वह कहां से मिला है, महास्थान से मिला है, एक ध्यान रखना। दूसरी बात, कनिष्क ने, इसी राजा ने, ठीक है, रोमन शैली, जो रोमन शैली होती है, रोमन शैली के या रोमन प्रणाली के सिक्के चलाए थे। और रोमन शैली का मतलब है रोमन के देवता मियो और सेव, ये देवता इसके चित्रों पे बने हुए हैं। ये मैं आपको 10th क्लास की लाइन बता रहा हूं। तो कनिष्क नाम का राजा था, जो कुषाण वंश का राजा था, और यहां से रोमन शैली के सिक्के चलाए थे। एक पे तो ये खड़ा हुआ है और कहते हैं मियो और सेव का मतलब है शिव जी का चित्र हो गया। ये चंद्रमा है, चंद्र का, और ये सूर्य। तो ये कहते हैं रोमन के मेरो सूर्य देवता है, चंद्र मेयो देवता है, सेव शिव देवता है। तो इनके अभी देखो, जो आपको अभी बता रहा हूं, जो आप कह रहे हो पल सिक्के की बात कर रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया। यहां देखो क्या है, ये लिख रहा है, आपको देखा करो ध्यान से, मेनंडर, ठीक है, सब लिखा हुआ, एक एक राजा आपको लिख दिया, मेनंडर लिख दिया, इसके बारे में बता दिया। और दीनार सिक्के सबसे पहले बिम कणफिसस ने जारी किए, फिर इसका उत्तराधिकारी हुआ कनिष्क, और कनिष्क ने रोमन शैली चला दी, अर्थात इसमें सूर्य, चंद्रमा और शिव, जो रोमन के देवता हैं, उनका चित्र बनाना चालू कर दिया, खड़ा चित्र बनवाया है। ये आप ध्यान रखना। एक और है इसका एक अंतिम राजा। 3 आपको राजा याद रखने हैं, क्योंकि तीनों आपको किताब में दे रखे हैं। इसके बाद एक राजा था, उसका नाम था वासुदेव कणफिसस। कहते हैं कुषाण वंश का अंतिम राजा था वासुदेव कणफिसस। इसने क्या किया, इन दीनारों पे और शिव और नंदी के सिक्के बना दिए। शिव और नंदी, त्रिशूलधारी, ठीक है, कहते हैं शेर की खाल पे बैठा हुआ शिव और नंदी का चित्र बनाया। तो भारत में सबसे पहले शिव और नंदी के सिक्के किसने जारी किए, वासुदेव कणफिसस ने। और एक शशांक और राजा आएगा, उसने भी शिव और नंदी के सिक्के चलाए थे, लेकिन सबसे पहले शिव और नंदी के सिक्के कुषाण वंश के राजा, कुषाण वंश के अंतिम राजा वासुदेव कणफिसस ने चलाए थे। मैं ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया, प्राचीन भारत की विशेषता दे रखी हैं, और ये आपको 10th और 9th में दे रखा है। ये किताब में 10th क्लास की किताबें, 6 से लेकर 12 तक की किताबें पढ़ा रहा हूँ। यूँ मान लो कि क्वेश्चन आपको सिक्का पूछा जा सकता है, अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपको 10th के लेकर 6 से लेकर के 12 तक की पूरी एक एक लाइन बता रहा हूँ। बस इतना ध्यान रखना, बाकी ज़्यादा आपको विस्तार में नहीं जाना, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, तीनों राजा हो गए। इसके बाद शतमान, कहते हैं प्राचीन भारत का सबसे बड़ा सिक्का, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा सिक्का था, लेकिन किस धातु का था। एक तो प्रश्न ये आता है कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था, तो प्राचीन भारत का सबसे बड़ा सिक्का शतमान था। और कहा जाता है शतमान किस धातु का सिक्का था, ये चांदी का सिक्का था, ठीक है। बहुत सी किताबों में तांबा दे रखा है, किसी में सोना दे रखा है, सोने का नहीं था। शतमान ध्यान रखना, चांदी का सिक्का था, ये सबसे प्राचीन भारत का सबसे बड़ा सिक्का था, ठीक है। तो ये विशेष करके मेरे मित्रों ध्यान रखें। आगे आ जाओ, कांकड़ी। कांकड़ी मैंने आपको बताया,
कांकड़ी किस धातु का सिक्का था और कांकड़ी तावे का सिक्का था। अब इस तावे के सिक्के पर कनिष्क को दिखाया गया है, यह भी 10th की पुस्तक में दे रखा है। कांकड़ी पे कांकड़िया तावे के सिक्के पे कनिष्क एक वेदिका का मतलब हवन कर रहा है, ठीक है। तो एक हवन करते हुए इस पे दिखाया गया है, कौन से सिक्के पे, तावे के सिक्के पर। और तावे के सिक्कों को मौर्योत्तर काल में या कुषाण काल में कांकड़ी या कानकी कहते थे, चांदी का सिक्का, ठीक। कांकड़ी तावे का सिक्का था, चांदी का नहीं था। और इस पे कनिष्क राजा को वेदिका में हवन करते हुए दिखाया गया है। ये आपको 10th क्लास की लाइन मैंने आपको यहाँ बताई जी। सर ठीक से दिख नहीं रहा, अभी मैं आपको जूम कम कर दूंगा और आपको इनकी इसके ले लूंगा। अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो तावा, तो कहते हैं कांकने जो सिक्का था वो तावे का था और राजा कनिष्क वेदिका पर हवन करते हुए इस पे दिखाया गया है। तो मेरे मित्रों ऐसी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आ जाओ कासार्पण। अब कासार्पण की बात करते हैं, ठीक है। कासार्पण विशेष करके ध्यान रखना 4 धातुओं का था, सोना, चांदी, तावा। ध्यान से इसको एक और सुन लेना, इस पे एक आपको घुमावदार क्वेश्चन है। और कांसा, या तो ये मिलेगा मिश्रित धातु का है। तो निम्न में से प्राचीन भारत का ऐसा सिक्का जो मिश्रित धातु का था, मिश्र थे, तो कासार्पण एक मिश्रित सिक्का था। ध्यान रखना एक बात, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा सीधा, मिश्रित सिक्का कहते हैं इसे, ठीक है। और किन किन का, सोना, ठीक है, चांदी, तावा और कांसा। एक बात, यदि ऑप्शन में मिश्रित ना हो या अप्रयुक्त सभी ना हो तो इन चारों में से एक दे दिया जाए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, चांदी और कांसा मिलेगा, या तो ये मिलेगा 2 ऑप्शन में, या चांदी और कांसा दोनों मिल गया तो ऐसी स्थिति में आपको वरीयता किसको देनी है, चांदी को देनी है। या तो मिश्रित सिक्का मिलेगा या उपयुक्त सभी मिलेगा। यदि ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो आपको या फिर चांदी और कांसा मिलेगा। और यदि फिर सब चारों अलग कर दें, 1 2 3 और 4, फिर आपको चांदी का सिक्का कर देना, ठीक है। ये चीजें किताबों में नहीं उठ रही, किताब कहती थोड़ी या कर दियो, लेकिन हम कह रहे हैं आपको या तो मिश्रित सिक्का होगा या फिर चारों उपयुक्त सभी होगा। यदि ये ना हो और चारों को अलग अलग कर दे तो आपको चांदी करना है। यदि 2 धातु दे दे तो आपको चांदी और कांसा करना है, वह कासार्पण है। कासार्पण को अनेक किताबें वैदिक काल में भी बता रही हैं, मौर्य काल में भी बता रही हैं, गुप्तोत्तर काल में बता रही हैं। तो विशेष करके विद्यार्थियों मौर्योत्तर काल में याद रखना, ठीक है। ये सिक्का, और आप इसका स्कैन फोटो भी ले सकते हैं, ले आप, ठीक है। ये हो गया आपके। इसके बाद देखें मौर्योत्तर कालीन के, यहां तक स्कैन ले ले, पहले मैं साथ लेवाते जा रहा हूं आपको। ये हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ध्यान, एक एक चीज पे ध्यान देना। ये चीज आप पहली बार पढ़ रहे हो, और ये क्वेश्चन जब धर्म का सिक्का आया था, और धर्म का सिक्का किसी पे नहीं हुआ था क्योंकि पढ़ाता ही नहीं है कोई। मैं एक बहुत बड़े कोचिंग पढ़ा रहा था, धर्म का सिक्का मैंने वहां लिखाया था। बच्चे कह रहे गुरुजी ये कहाँ से है, और मोहम्मद बिन कासिम में लिखाया था, मध्य भारत में लिखाया था, और वह सिक्का पेपर में रीट में ही पूछा गया था अगले साल ही, ठीक है। तो ये सिक्के हर कोई नहीं जानता, इन चीज़ों को हम जानते हैं, हमें कहाँ से लेना पड़ता है, कितना पढ़ाना है, पेपर में क्या पूछेगा। फालतू नहीं पढ़ना है। फालतू पढ़ना, यदि कहते हैं आपने दिमाग लगा लिया फालतू है, आपको इतना अनुभव हो गया, सिलेक्शन हो गया। हम क्या करते हैं, फालतू ज़्यादा पढ़ते हैं। फालतू नहीं पढ़ना है, हमें अपने काम की चीज़ें पढ़नी हैं जो हमारे पेपर में आती हैं। और मुझे आशा है आपने स्क्रीन फोटो यहाँ तक लिया होगा, अब आप यहाँ से ले लें, ठीक है, ले यहाँ से। ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा, बहुत ही गहराई के प्रश्न हैं। आपको फर्स्ट ग्रेड में इसी में से आ गया था, ठीक है, रीट में इसी में से आ गया था। मध्यकालीन सिक्के हो रहे हैं, जो मुगल कालीन, दिल्ली सल्तनत कालीन सिक्के, एक दिन समय मिलेगा उनको भी करा दूंगा। और फिर हम साथ कल ही कराने फ्री कर देते हैं सिक्कों को एक साथ, है ना, कर दें, कल ही को फ्री कर देते हैं। मध्यकालीन
मुगल कालीन अर्थात मुसलमान राजाओं ने जो सिक्के चलाए थे उनको और बता देता हूं आपको, ठीक है, एक ही साथ फ्री हो जाएंगे, एक क्लास और हो जाएगी उसकी। और इस प्रकार फिर हम अपने अशोक मान भारत के सबसे महानतम शासक अशोक मौर्य पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो सिक्के आज ही बीच में फ्री करा देते हैं। आगे बात करते हैं, अब आ जाओ गुप्तकालीन सिक्के और पढ़ लो, ठीक है। जब मैं गुप्तकाल पढ़ाऊंगा, मौर्य काल के बाद गुप्तकाल पढ़ाऊंगा, तो मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना, इसलिए आप तैयार रहें। गुप्तकालीन में आप सबसे पहले जो मैंने अभी बताया था दीनार सिक्का बताया था, तो दीनार सिक्का जो सोने का शुद्ध सोने का सिक्का था, कुषाण वंश के राजा बिम कनफिशस ने चलाया था, जो मौर्योत्तर काल में चला। लेकिन यहां मैंने क्यों लिखा, यहां क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक दीनार प्रचलित सिक्का किस काल में सर्वाधिक प्रचलित हुआ, सर्वाधिक जारी हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि दीनार सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन, दीनार सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन किस काल में हुआ, तो आपको आंसर पूछेगा। अब आपको आंसर गुप्त काल लिखना है। सर्वाधिक प्रचलन, प्रचलन किस काल में हुआ, गुप्तोत्तर, ठीक है, मौर्योत्तर काल में हुआ। प्रचलन तो इसका मौर्योत्तर काल में हुआ, लेकिन मौर्योत्तर काल के बाद क्या आता है, गुप्त काल आता है, और गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलन किया और किस वंश के राजाओं ने किया था, गुप्त वंश के राजाओं ने किया। एक बात। दूसरी बात, दीनार यहां पे भी क्या है, चेंज नहीं हुआ, यहां पे भी क्या है, सोने का है। कुछ सिक्के थे जो धातु चेंज हो चुकी थी, लेकिन ये ऐसा सिक्का है जब से इसका नियम डली थी, अर्थात मौर्योत्तर काल से चला था और कहते हैं आज तक चल रहा है, ठीक है। और कुछ देशों में ये आज भी ये सोने का सिक्का ही है, तो आज भी ये चल रहा है। और विश्व की सबसे महंगी मुद्रा भी कौन सी है, दीनार, सऊदी अरब की है दीनार, आज भी चल रही है, ठीक है, वहाँ का पैसा है ये। आगे बात करते हैं, इस काल में लेकिन जो चर्चित थे, जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये सब सोने के सिक्के हैं, ठीक है। आगे रूपक, गुप्त काल में चर्चा आएगी। अब देखो रूपक किसका था, चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, ध्यान रखना एक बात, ठीक है। और ये किसने चलाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे हम कहते हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य था। और इस पे किसका चित्र बना हुआ था, व्याघ्र का, टाइगर से, सॉरी चीता का, इस पे चीता का चित्र बना हुआ था। और कहते हैं शक वंश के राजाओं का दमन किया था, शक वंश के राजाओं को पूर्ण रूप से उन्मूलन किया था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश का राजा था, जिसने व्याघ्र अंकित सिक्का रूपक चलाया, आगे शीर्षासुर ने इसे रुपया कर दिया। तो आज भी हमारे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, यही था रुपया, रूपक से रुपया हुआ, शीर्षासुर ने किया। जो भारत की आज भी मुद्रा है, भारत की मुद्रा रुपया है, जिसपे कहते हैं एक साइड में लक्ष्मी, एक साइड में गणेश होता है, गणेश लक्ष्मी के जो हम दीपावली पे पूजा करते हैं, वही उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कपूर चंद कुशवाहा जी, ध्यान रखना इस चीजों को। एक है कौड़ी। अब कौड़ी क्या था, कौड़ी तो आजादी तक चला है, हमारे बड़े बड़ों ने देखा है कौड़ी। अब कौड़ी कहते हैं गुप्त वंश के राजा किसने चलाया था, इसका बड़ा भाई था, उसका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त ने कौड़ी चलाया था। और ये किस धातु का था, ये तावे का सिक्का था, ध्यान रखना किसका था, ये तावे का सिक्का था। अब कहते हैं मौर्य काल में वस्तु विनिमय का साधन क्या था, मौर्य काल में वस्तु विनिमय का साधन पण था, पण। लेकिन गुप्त काल में वस्तु विनिमय का साधन रूपक ना होकर के, दीनार ना होकर के ये था। तो गुप्त काल में वस्तु विनिमय का साधन कौन था, तो तावे का सिक्का सबसे पहले, तावे का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था, रामगुप्त ने चलाया था गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे पहले तावे का सिक्का इसने चलाया, जो वस्तु विनिमय का साधन बना। तो गुप्त काल में वस्तु विनिमय का साधन कौड़ी था, जबकि मौर्य काल में चांदी का सिक्का पण था, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसमें ये नहीं है। और चोर राज्य में प्रसिद्ध सोने का सिक्का क्या कहलाता है, ये आने के चांस है, इस पे मोस्ट लगा लो। जब हम चोल वंश कराएंगे इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ये सोने का सिक्का था, सीधा क्वेश्चन आ जाए चोर राज्य में प्रचलित सिक्का क्या है, चोर राज्य में प्रचलित सिक्का क्या है, तो आपको ऐसे सिक्के डाल दे, कासू करना है, या कासू कौन से धातु का सिक्का था, सोने का सिक्का। इस प्रकार मेरे मित्रों, आज हमारी ये क्लास आपको प्राचीन भारत के सिक्के हुई, ये गुप्तकालीन सिक्का है, जो आपका दीनार है जो मैंने कराया, और ये आपका
रूपक है तो आप इसका स्कैन ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्कैन लेना है आपको। और इसके बाद ठीक है, दीनार का स्कैन हो गया आपका। तो ऐसे करके मैंने ये आपको कराए थे। अब मैं आपको एक बार बता दूं, जो आज क्लास हुई थी वो आपकी यहाँ से हुई थी। ठीक है, इसका स्कैन जो रह गए थे, जो स्कैन फोटो नहीं ले चुके हैं, वो आपका स्कैन ले लें और मौका मिलेगा फिर आपको कभी और समझा देंगे। आपको स्कैन लेने का समय तो मिल गया जो पीछे आई थी। ठीक है, इसका स्कैन लें, फिर लें आपका यहां से ले लें, फिर आप लें ये मैंने सैंधवकालीन बताए थे, यहां से आप इसके ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप यहां से ले लें, ये स्किन लेना है। एक बार स्किन जो रह गए थे वो लेते जाए अपना, और कल इसी समय मिलना है। ठीक है, कह दिया। और 3 बजे पॉलिटिकल के क्लास आपकी होगी और स्किन फोटो लेते जाएं। फिर इसके बाद वैदिक कालीन आप स्किन ले सकते हैं, जो मैंने आपको टाइम का पता नहीं चला। 1 बजे तो 1 बजे हिस्ट्री की होती है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, और 3 बजे पॉलिटिकल की होगी और आपको ऑनलाइन ही क्लास लेनी पड़ेगी। आपको कहते हैं चैनल पे वीडियो नहीं मिल पाएगी। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन है दिलीप कुमार जी का? क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण सिंह, जो आपका स्वर्ण सिंह समिति आपका राज्यपाल के संबंध में है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में है, उन तीनों के आपकी पॉलिटिकल आ रही है उसमें। ठीक है, अभी बताने वाला हूँ, पॉलिटिकल में तैयार रही हूँ, वहां बता दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि इनका मैं ये करा देता हूँ, फिर समय जा रहा है। इसका आप लें, मौर्यकालीन सिक्के, मौर्योत्तरकालीन सिक्के ये आपके, इसके लिए लेना। ठीक है, आप लेते जाए और रह गए। और गुप्तकालीन सिक्के ये हैं, आपको समय दिया जाएगा इसके लेने का। और ये रूपक सिक्का है आपका।